जॉब करने वाली सास की हाउसवाइफ बहू। सुमन देवी अपने बेटे अर्जुन की शादी विनीता नाम की लड़की से करवाना चाहती थी। वो उसे देखने जाने लगती है और परिवार वालों से बातचीत कर रही थी। सुमन और अर्जुन दोनों को ही विनीता पसंद आ गई थी, लेकिन सुमन अपनी एक शर्त सबके सामने रखती है। जी देखिए, हमें लड़की तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप लोग मेरी वो शर्त मानने को तैयार हैं, तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। जी बहन जी, बोलिए, आखिर ऐसी कौन सी शर्त है आपकी? कहीं कुछ लेन देन को लेकर तो कोई बात नहीं है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। अरे आज के जमाने में दहेज कौन लेता है। मुझे तो बस आपकी बेटी से इतना चाहिए कि शादी के बाद वो घर में ही रहे और एक हाउसवाइफ की तरह घर संभाले, क्योंकि मैं नौकरी करने वाली औरत हूँ। मुझे अब घर में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी ही मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल ले। ये क्या बात है, जैसा ससुराल चाहिए था बिल्कुल वैसा ही ससुराल मिल रहा है मुझे तो। अरे जॉब करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, इसलिए मैं तो शादी के बाद बिल्कुल भी जॉब नहीं करूंगी, बल्कि एक हाउसवाइफ की तरह घर का काम काज करूंगी और दिन भर खर्राटे मारकर सोती रहूंगी, मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगी। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। आप लोगों को अगर ये रिश्ता मंजूर है तो मेरी ये शर्त माननी ही होगी। जी देखिए, इसका फैसला तो विनीता ही करे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के ऊपर किसी चीज का कोई दबाव नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मेरी बेटी भी जॉब करती है। पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ। विनीता भी जॉब किया करती थी, लेकिन ससुराल में आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ख्याल विनीता को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। और फिर कुछ ही महीनों बाद विनीता और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद सुबह करीबन 5 बजे सुमन विनीता को जगाने उसके कमरे में जाती है और उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। अरे बहू, दरवाजा खोल, सुबह के 5 बज चुके हैं। अरे कब तक सोती रहेगी, दरवाजा खोल बहू। नींद भरी आंखें लिए विनीता दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह आप चिल्ला क्यों रही हैं? अरे अब शादी ब्याह के सपने से बाहर भी आ जा तू। आज से तेरा घर गृहस्थी संभालने का पहला दिन शुरू होता है। अरे तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं एक नौकरी करने वाली सास हूँ। मेरा 6 बजे घर से निकल जाने का समय होता है। जल्दी से जा, नहा धोकर मेरे लिए नाश्ता बना और टिफिन भी रेडी कर देना, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। ये कहकर सुमन तो नहाने के लिए चली जाती है और बेचारी विनीता बार बार कमरे में लगी घड़ी को निहार रही होती है। हे भगवान, इतनी जल्दी तो मैं कभी उठी नहीं। जब मैं खुद जॉब किया करती थी तब भी नहीं। पता नहीं इतनी सुबह कौन उठता है। मेरी सास भी लगता है बावली हो गई है, तभी तो अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब करने लग गई है। खैर, अब तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती मैं। अब अपना मन मार कर विनीता रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए टिफिन तैयार करने लगती है। तब तक सुमन भी नहा धोकर रेडी हो जाती है। जैसे ही विनीता सुमन के सामने नाश्ता लेकर जाती है, सुमन नाश्ता देखकर गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, ये क्या बना लाई तू? अरे इतना ऑयली खाना कौन खाता है सुबह सुबह? मम्मी जी, नाश्ते में तो हर किसी को चाय और पराठे पसंद आते हैं, तो बस इसीलिए मैंने आपके लिए भी चाय और पराठे बना दिए। अरे बहू, तुम लोग खाते होंगे अपने घर में सुबह सुबह चाय और पराठे। हमारे यहाँ मैं सुबह सुबह बहुत लाइट हल्का खाना खाती हूँ। अरे भाई, जॉब करना है मुझे, 8 से 9 घंटे ऑफिस में बैठना है। अगर ऐसे ही इतना हैवी खाती रहूंगी तो ज्यादा दिन तक टिकूंगी नहीं अपने ऑफिस में। मम्मी जी, फिर आप ही बता दीजिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं नाश्ते में? मेरे पास 15 मिनट हैं, तो तू 10 मिनट के अंदर मेरे लिए सैंडविच बनाकर ले आ। और हाँ, उस पर कुछ बटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वेज सैंडविच बनाकर ले आ। बेचारी विनीता बिना कुछ कहे दोबारा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए वेज सैंडविच बनाने लगती है और सैंडविच बनाते बनाते बड़बड़ाती हुई कहती है, सच में एक हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अरे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ सारा दिन मौज मस्ती करती होगी, पर नहीं, हाउसवाइफ की लाइफ किसी मुफ्त की नौकरानी से कम नहीं होती। खुद से बातें करते करते विनीता सैंडविच बनाकर रेडी कर देती है और अपनी सास को सैंडविच देकर ऑफिस के लिए विदा कर देती है। फिर सास के जाने के बाद तुरंत अर्जुन भी ऑफिस जाने के लिए उठ जाता है।
इसी तरह से ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। घर का सारा काम विनीता को अकेले संभालना पड़ रहा था, जिस वजह से विनीता बहुत ज्यादा इरिटेट रहने लगी। ऐसे ही एक शाम सुमन ऑफिस से लौटते वक्त अपनी ऑफिस की दो सहेलियों कुसुम और मंजू को डिनर के लिए अपने घर ले आती है। क्या बात है सुमन, तेरा घर तो बहुत सुंदर है और काफी बड़ा भी है। इतने बड़े घर के लिए तो तूने घर में मेड रखी होगी ना? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, तू भी कैसी बातें करती है। अरे मेड रखने की क्या जरूरत है जब मेरी खुद की बहू एक हाउसवाइफ है। अरे मेरी बहू सारा दिन घर में काम काज तो कर ही सकती है ना पड़े पड़े। लेकिन सुमन, एक मेड और एक हाउसवाइफ बहू में जमीन आसमान का अंतर होता है। खैर ये सब छोड़, अब जल्दी से बहू को बोल हमारे लिए नाश्ता और डिनर का इंतजाम कर दे। विनीता बहू जल्दी से यहाँ आओ। विनीता आती है। जी मम्मी जी, बोलिए क्या बात है? विनीता बहू, ये दोनों मेरी फ्रेंड है और आज ये दोनों डिनर पर यहाँ आए हैं, तो जल्दी से रसोई में जाओ और डिनर बनाने की तैयारी करो। और हाँ, डिनर में कढ़ाई पनीर और दाल मखनी, आलू नान, रायते के साथ पापड़ और मूंग दाल का हलवा बना देना। इनको ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। खाने की लिस्ट को सुनकर ही विनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन घर आए मेहमानों के सामने वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, इसलिए वो मजबूरन रसोई में जाती है और गुस्से में खाना बनाने लगती है। कभी कभी तो लगता है मैं एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ, नौकरानी। अरे जब से यहाँ शादी करके आई हूँ तब से मेरा ज्यादातर समय इस रसोई में ही कटता है। अरे कभी कभी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बेलन तवा कढ़ाई गैस चूल्हा ये सब देखते देखते। इसी तरह से अब आए दिन सुमन घर पर किसी न किसी को डिनर पर बुला लिया करती, जिस वजह से विनीता के लिए घर में डबल काम हो जाया करता। ऐसे ही सुमन की इन सब हरकतों से परेशान होकर एक दिन विनीता अपनी सास से कहती है, मम्मी जी अब बहुत हुआ। मैं देख रही हूँ आप पिछले कई दिनों से लगातार किसी न किसी सहेली को घर पर डिनर के लिए बुला लेती हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझसे अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बनता। बोल तो ऐसे रही है जैसे तू इस दुनिया की अनोखी बहू है, तुझे घर के काम काज नहीं करने हैं। अरे तू एक हाउसवाइफ है और एक हाउसवाइफ को तो ये सब संभालना ही पड़ेगा, इसीलिए आज के बाद दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना। सुमन से बात करने के बावजूद इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता, इसीलिए विनीता ने ठान लिया था कि वो कैसे भी अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। इसी तरह से एक दिन जब सुमन ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है पूरा घर बिखरा पड़ा था, कहीं भी साफ सफाई नहीं हुई थी। घर में गंदगी देखकर सुमन को गुस्सा आता है और वो विनीता को आवाज लगाने लगती है, लेकिन काफी देर आवाज लगाने के बावजूद विनीता कमरे से बाहर नहीं आती। इसीलिए सुमन खुद विनीता के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि विनीता के पैर पर पट्टी बंधी थी और वो बेड पर लेटी हुई थी। अरे विनीता, ये क्या हो गया तेरे पैर में? मम्मी जी, वो मैं सब्जी लेने गई थी तो बस आते वक्त एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। वो तो पड़ोस की विमला आंटी मिल गई थी रास्ते में और वो मुझे हॉस्पिटल ले गई और घर भी ले आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब घर का सारा काम कौन करेगा? तभी अर्जुन भी ऑफिस से घर आ जाता है। अर्जुन विनीता के पैर में पट्टी देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, ये सब क्या है विनीता, तुम्हें चोट कैसे लगी? अर्जुन, मैं सब्जी लेने गई थी, आते वक्त एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। हे भगवान, कितनी ज्यादा लग गई है तुम्हें। अरे किसने कहा था तुम्हें मार्केट जाने के लिए? मुझे फोन कर देती, मैं ले आता सब्जियाँ। अर्जुन, मुझे 2 हफ्तों के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर का काम कौन करेगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, घर का काम करने के लिए मम्मी है ना। मम्मी, तुम अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। अरे अर्जुन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे अच्छे से पता है कि मेरे ऑफिस में छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं विनीता को उसके मायके छोड़ आता हूँ, क्योंकि हम दोनों की गैर मौजूदगी में विनीता का ख्याल कौन रखेगा। विनीता मायके ना जाए इसीलिए सुमन ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेती है और फिर सुमन को अकेले ही घर का सारा काम संभालना पड़ता है। सुबह सुबह उठकर अर्जुन के लिए टिफिन तैयार करना था और फिर अपने लिए और विनीता के लिए नाश्ता और लंच भी तैयार करना था। ये सब करते करते सुमन बहुत ज्यादा थक जाती है। हे भगवान, अब समझ में आया कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। अरे अकेले कितना कुछ संभालना पड़ता है हाउसवाइफ को, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि एक हाउसवाइफ किसी रोबोट से कम नहीं होती। पता नहीं मेरी बहू अकेली ये सब कुछ कैसे संभालती होगी। बेचारी मेरी बहू।
सुमन ये सब बोल रही थी कि तभी वहाँ पर विनीता आ जाती है। विनीता को ऐसे चलते हुए देखकर सुमन हैरान हो जाती है। मम्मी जी, अब आपको समझ में आया कि हाउसवाइफ भी इंसान होती हैं। उन्हें भी आराम करने का मन करता है। उनका भी मन करता है किसी दिन वो आराम करें और उन्हें गर्मा गर्म खाना खाने को मिले। तेरा पैर, मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ। ये सब तो मैं अर्जुन के साथ मिलकर एक ड्रामा कर रही थी ताकि आपको समझ में आए कि एक हाउसवाइफ रोबोट नहीं बल्कि इंसान होती है। सुमन को समझ में आ जाता है और ये सब कुछ विनीता ने सुमन को सबक सिखाने के लिए किया था। इसलिए सुमन अपने जीवन में सुधार लाती है और जितना हो पाए उतना अपनी बहू से काम कम करवाती है। और जैसे सुबह सुबह उठकर वो सब्जी काट दिया करती, आटा लगा दिया करती और घर आए मेहमानों के स्वागत में अपनी बहू का बराबर से हाथ बटाया करती। उमा आज भी अपनी बहू को सुना रही थी क्योंकि किरण हर रोज कढ़ी चावल बनाकर रख दिया करती और पूरे दिन उसे ही खाया करती, जिससे उमा काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन किरण का मन अभी भी कढ़ी चावल से नहीं भरा था। माँ जी, ये कढ़ी चावल कितने टेस्टी होते हैं, फिर भी आप ना जाने क्यों मुझे सुनाती रहती हो। अगर आपको नहीं खाना तो आप कुछ और बना लीजिए, पर मैं तो यही खाऊंगी क्योंकि कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। अरे बहू, क्या तू रोज रोज ये कढ़ी चावल बना देती है? हम तो इसे खा खा कर परेशान हो गए हैं। और तू एक बात बता, ये कढ़ी चावल रोज रोज कौन खाता है? अरे मेरे पति का ना फेवरेट था कढ़ी चावल, पर तेरे आने के बाद से वो कढ़ी चावल का नाम ही नहीं लेता। देखिए माँ जी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और रही सबके खाना बनाने की बात तो माफ करना माँ जी, पर मैं कढ़ी चावल में ही उलझ जाती हूँ। घंटों गैस के आगे खड़े रहकर फिर आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करूँ, ये तो मेरी बस की बात नहीं है। उमा की बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और आए दिन वो कढ़ी चावल बनाती रहती। ऐसी एक दिन उमा अपनी पड़ोसन विमला के यहाँ सब्जी मांगने जाती है। क्या बात है उम्मा, आज सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए। कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे बिमला, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बहू से परेशान हो चुकी हूँ। अरे रोज रोज बस एक कढ़ी चावल ही आता है उसको बनाने, बस वही खिला खिला कर परेशान कर दिया है हमें। ऐसा भी क्या हो गया? आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। हाँ, वैसे तो मैं सब्जी लेने आई थी, पर तू कह रही है खाने को तो खा ही लेती हूँ। आजा, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना निकाल के लाती हूँ। वैसे भी बहू मायके गई है, मैंने सोचा आज अच्छा सा खाना बना लूँ। तू आई है, चल तू भी खा ले। इतना कहकर विमला किचन में जाती है और उमा के लिए खाना लेकर आती है। अब उमा खाना देखकर अपना सर पकड़ लेती है और विमला से कहती है, अरे यार, जिस खाने से मैं भागकर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी वही बना है, कढ़ी चावल। अरे विमला, ये कढ़ी चावल देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो चुका है और तूने भी यही बना लिया। अब तो मैं भूखी मर जाऊंगी, पर ये नहीं खाऊंगी। अच्छा, तेरी बहू रोज कढ़ी चावल बनाती है तो उसे मना क्यों नहीं करती? तो बोल उसे खाना है कढ़ी चावल तो अपने लिए बनाए और तेरे लिए कुछ और बना दे। अरे अगर वो मेरी बात मानती तो मुझे दिक्कत ही क्या थी। अब मुझे लगता है कि इस बुढ़ापे में मुझे ही रसोई में घुसना पड़ेगा, और अगर मैंने अब खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया तो मैं और मेरा बुढ़ा ये कढ़ी चावल खा खा कर स्वर्गवासी हो जाएंगे। उमा विमला के घर से आकर अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। उमा का बेटा तो ऑफिस में था, लेकिन वो देर शाम को घर पर वापस आ जाता था। माँ, अगर आप कुछ कर सकती हो तो मेहरबानी करके कल से खाना आप बनाना। उसके बनाए हुए कढ़ी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे 10 दिन से बना बना के खिला रही है, उसका तो मन ही नहीं भरता है। अरे यार, परेशान हो गया हूँ मैं उससे। और मैं तो ऑफिस जाकर दोस्त का टिफिन मांग के खाता हूँ, तब जाके थोड़ी राहत मिलती है, वरना ये कढ़ी चावल खा खा कर ना मेरी शक्ल खुद कढ़ी चावल जैसी हो जाएगी। बेटा, मैं तो तेरी पत्नी से परेशान हो चुकी हूँ। अरे इतना कढ़ी चावल कौन खिलाता है किसी को? अरे इससे अच्छा जहर ही खिला दे हमें, बार बार कढ़ी चावल तो नहीं खाना पड़ेगा। अरे माँ, उसकी क्यों बात कर रही हो? उससे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हर चीज में कढ़ी चावल दिखता है और उसको मना करने जाओ या समझाने जाओ तो रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है मुझे कढ़ी चावल पसंद है तो मैं कढ़ी चावल खाऊंगी। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, ये सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है ना मैं ही अपनी जान दे दूं। दोनों माँ बेटे अपनी परेशानी बता रहे थे कि उधर किरण अपने लिए कढ़ी चावल बनाकर सुबह शाम वही खाती, दूसरी तरफ उमा अपने पति और बेटे के लिए अलग अलग तरह का खाना बना दिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन उमा की तबीयत खराब हो जाती है।
वो ना ही खाना बना पाती है और ऐसे में उसने फिर से कड़ी चावल बनाए जिसको लेकर कलेश हो जाता है। अब उमा फैसला करती है कि वो अपनी बहू की कड़ी चावल खाने की आदत छुड़वा कर ही रहेगी। ऐसे एक दिन किरण खाना बनाने के बाद बार बार वॉशरूम जा रही थी। बाप रे, लगता है कड़ी चावल खा के मेरा पेट खराब हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही ठीक होगा ना फिर से कड़ी चावल खाऊंगी। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? काफी देर से देख रही हूँ तुझे मैं, वॉशरूम जाए जा रही है। क्या हो गया, तेरा पेट सही नहीं है क्या? कड़ी चावल खाएगी तो यही होगा ना। मेरी बात तो तू मानती नहीं है। नहीं नहीं, मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है और मैं दोबारा कड़ी चावल खाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, अगर तू मर भी जाएगी ना तो कड़ी चावल खाना तो तेरा छूटेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ जी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन अपने कड़ी चावल को नहीं छोड़ूंगी। किरण की बात सुनकर उमा अपना मुंह टेढ़ा बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उमा ने मन बना लिया था कि अब अपनी बहू को सबक सिखा कर ही रहेगी। एक दिन उमा के घर में उसकी पड़ोसन विमला आती है। यार जल्दी चलना, भंडारा हो रहा है, खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, आई रही थी बस, थैला ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा, भंडारा किस चीज का है? कड़ी चावल का है, बाजार में, लेट हो जाएगा, जल्दी चल। कोई बात नहीं, बाहर का कड़ी चावल तो बहुत अच्छा होता है। विमला और उमा की बातें जब किरण सुनती है तो वो तुरंत ही बाहर आती है और बाजार जाने की जिद करने लगती है। माँ जी, क्या मैं भी बाजार चल सकती हूँ? हाँ हाँ चल ना, तेरा ही पसंद का है कड़ी चावल, मंदिर के बाहर ही बट रहा है। अरे विमला, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे बहू को मना क्यों कर रही है? तुझे पता है ना उसे भी कितना पसंद है कड़ी चावल। चल चल, उसे भी लेके चलते हैं। अरे वो थोड़ा सा खा भी लेगी तो क्या हो जाएगा। देख ले, तू इसको अपने साथ ले जा रही है, पर मैं नहीं लेके जाऊंगी इसको अपने साथ। माँ जी, मैं अपने पैरों से जाने वाली हूँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? आप बस हाँ बोलिए। अच्छा चल चल, ठीक है, ले चलती हूँ तुझको, पर वहाँ भंडारे की लाइन में जाकर पागलों की तरह खाने मत लग जाइयो, नहीं तो लोग कहेंगे जरा देखो तो इसकी बहू को कैसे भिखारन की तरह खा रही है, जैसे कभी मिला ही ना हो। उमर विमला किरण को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर विमला किरण से कहती है, बहू यहाँ बट रहा है कड़ी चावल, तेरा जितना मन करे उतना खा ले। जब तक हम सामान लेके आते हैं बाजार से, हम आके खा लेंगे। ठीक है माँ जी, मैं कड़ी चावल खाकर घर चली जाऊंगी। यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अब किरण लोगों की भीड़ को चीरती हुई कड़ी चावल के टेबल पर बैठ जाती है और सभी लोग कड़ी चावल का आनंद लेते हुए खा रहे थे। किरण भी अब एक के बाद एक कड़ी चावल के प्लेट मंगवाकर खाए जा रही थी। तभी एक औरत किरण को देखकर कहती है, बाप रे बाप, कितना प्लेट कड़ी चावल खा गई, ऐसा लग रहा है कि भंडारे में आई है। और इसे लग रहा है जैसे ही रेस्टोरेंट में खाने आई है, भंडारे में ही तो खाने आई है ना। कितने पागल हैं यहाँ के लोग। किरण खुद से बात करते हुए एक बार फिर से एक प्लेट लेकर खाने लगती है। देखते ही देखते वो लगभग 8 प्लेट कड़ी चावल खा जाती है। तब वो किरण को एक पर्चा देने के लिए एक लड़का आता है जिसमें 2500 रुपए का बिल आता है। अब कड़ी चावल का बिल देखकर किरण हैरान रह जाती है। ओए छोटू सुन, तू ये मुझे बिल क्यों दे रहा है? अब क्या तू भंडारा खिलाने के भी पैसे लेगा क्या? चंदा तो तूने लिया ही होगा ना, और नहीं भी लिया होगा तो क्या मैं तुझे अंबानी की बहू दिख रही हूँ जो ये 2000 का बिल मुझे थमा रहा है? भंडारे में खिलाने का भला पैसा कौन लेता है? क्या बात कर रही हो? अरे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, दिखाई नहीं दिया क्या आपको? वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, रामलाल के कड़ी चावल खाए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं इसलिए खाए। अरे आपको दिखाई नहीं दिया? और किस गधे ने आपको कह दिया कि यहाँ भंडारा हो रहा है? या कोई भंडारा नहीं हो रहा। अरे भंडारा होता भी है तो लिमिट में खाता है इंसान। अरे आप तो 8 प्लेट खा चुकी हो, अब चुपचाप से 8 प्लेट के पैसे निकालो जल्दी। क्या ये फेमस कड़ी चावल की दुकान है? इसका मतलब माजी और विमला काकी ने मुझे बेवकूफ बनाया। भैया मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, 2000 कहाँ से दूंगी मैं? जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं दोगी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, ये बात सुन लो आप। एक काम कर सकती हो, ये पप्पू पेंचर है ना, उसके फोन से फोन कर लो घर पे और बोलो आकर पैसा दे, वरना मैं घर नहीं जाने दूंगा। अब किरण हैरान, परेशान और घबराई हुई थी और अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। ये सुनकर राजेश का दिमाग भी गर्म हो जाता है। वो तुरंत अपने ऑफिस से रामलाल कड़ी चावल वाले की दुकान पर पहुंचता है जहां पर किरण ने कड़ी चावल खाया था और उसका हिसाब करके उसे घर ले आता है। जिसके बाद किरण कड़ी चावल खाने का नाम कभी नहीं लेती क्योंकि उसे ये पता था ये सब कुछ उसकी सास ने जानबूझकर किया था। बिहार के गांव में एक टीना नाम की सुशील सी लड़की रहा करती थी जो बेशक थी तो छोटे गांव की, लेकिन बड़े ही खुले विचारों की थी। टीना समझदार भी बहुत थी, लेकिन टीना एक पंजाबी लड़के से प्यार कर बैठी
और दोनों ने उसके बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद सास से उसके विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि उसकी सास थी पंजाबी। अब दोनों ही सास बहू अक्सर आपस में टकराव करती रहती और इसी बीच राहुल हमेशा पिसता रहा। वो करे भी तो बेचारा क्या करे। खैर, कैसे सास बहू के बीच का ये मनमुटाव दूर होता है, आइए जानते हैं। टीना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये साड़ी वाड़ी मत पहना करो। तुम अब हमारे घर की बहू हो। तुम अब अपना ये बिहारी लाइफस्टाइल छोड़ो और पंजाबियों की तरह रहा करो। अरे मम्मी जी, अगर आपकी पंजाबी बहू है तो क्या हुआ? हम भला अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं जी? अरे बचपन से ही ये सब हम करते आए हैं और देखते आए हैं। टीना, तू मुझसे जुबान मत लड़ाया कर। अब तू इस घर की बहू है तो तू अपने मायके के रीति रिवाजों को भूल जा। देखिए जी, अरे आपकी मम्मी ने बहुत गलत बात बोला है हमसे। अरे उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब उनको हमारा साड़ी पहनने में दिक्कत का नजर आ रहा है। अरे यार बस करो, परेशान हो चुका हूँ आप लोगों से। कभी कभी ऐसा लगता है घर में सास बहू नहीं बल्कि टॉम एंड जेरी रहते हैं। जब देखो तब लड़ते रहते हो। एक दिन टीना अपनी बिहारी फेमस डिश लिट्टी चोखा बनाती है, जो उसकी सास को पता ही नहीं होती कि भाई ये तो बिहारी स्टाइल का खाना है। अरे टीना वाह, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तू इतना अच्छा खाना बनाना कब से सीख गई? भाई आज तो मैं तुझे मान गई। अरे मम्मी जी, ये तो बिहारी स्टाइल का खाना है जो शादी से पहले हम अपने घर में बनाया करती थी। और एक आप हैं जो यहाँ हमका कुछ बनाने ही नहीं देती। ये सुनकर तो वो चुप हो जाती है। उसने तो बेवजह उसके खाने की तारीफ कर दी। अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा हवा में मत उड़। खाना इतना भी अच्छा नहीं था। क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को। अरे एक दूसरे को नापसंद करते हो, ऊपर से एक दूसरे की बनाई हुई चीज पसंद भी आ जाती है आप लोगों को। फिर भी ऐसा बिहेव करते हो जैसा कि आपको पसंद ही ना हो। कभी कभी मुझे डाउट होता है ये हमारा घर नहीं टॉम एंड जेरी का शो है, कॉमेडी शो। इतना कहकर राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुनो टीना, मेरी सहेली आने वाली है घर पे, तो तुम ये साड़ी वाड़ी पहन के उसके सामने मत आना। कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनना। अरे ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम ऐसा ही कर देंगे। परमजीत की सहेली घर आती है, जो घर की साफ सफाई और घर में साज सजावट देखकर बहुत खुश होती है। परमजीत की बहू ने कितने अच्छे से संभाला हुआ है, वो ये सोचती है। अरे परमजीते, तेरी नूह ने तो घर बड़ी चंगी तरह से संभाला है। एक मेरी नूह है जो पूरा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है। मेरी नूह तो कोई काम नहीं कर दी है। हाँ बहन, टीना घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। तभी टीना वहाँ पर आती है, वो भी सुंदर सी ड्रेस पहनकर। वो दोनों के लिए चाय बनाती है और दोनों साथ में बैठ जाती हैं। पुत्र जी, आप सारा काम बहुत बढ़िया करते हो। आजकल की नूह तो कोई काम नहीं कर दी है, और काम कर दी है तो दुखी हो जाती है। अरे आंटी जी, ये सब तो हम अपने मायके से ही सीख रखे हैं। अरे ये सब तो हमको हमारी अम्मा सिखाई थी। अरे परमजीते, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। वाहिगुरु की कृपा से इतनी चंगी बहू मिली है। अरे बहन, जो पास रहता है ना, उसे ही सब पता होता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। दूर से तो सभी अच्छे लगते हैं। इसने शादी के बाद भी अपने मायके के रीति रिवाज नहीं छोड़े। इससे तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा काहे कह रही हैं? अरे बताइए जरा, हम ऐसा क्या करे हैं जो आपको इतनी परेशानी हो रही है? टीना, मैंने पहले भी कहा है, तू मुझसे जुबान मत लड़ाया कर। दिलजीत तो वहाँ से चली जाती है और सास बहू की लड़ाई यूं ही चलती रहती है। अब टीना जो भी काम करती, परमजीत हर काम में कमी निकाल दिया करती। कभी टीना के खाने को लेकर तो कभी टीना के काम करने को लेकर। अब राहुल भी इन सब से परेशान हो चुका था। वो तो बस यही सोचता रहता कि कैसे करके दोनों के बीच सब कुछ सही कर दिया जाए। टीना बहू, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम पहले की तरह कोई ड्रामा मत कर देना। और हाँ, आज का सारा खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। लेकिन काहे मम्मी जी, आप काहे इतना परेशान होती हैं? खाना हम बना देंगे। नहीं नहीं, तू रहने दे। इस बार मेरी बहन और उसके पति घर आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तू अपने बिहारी स्टाइल में कुछ बनाए, क्योंकि हम सब ठहरे पंजाबी, हमारा खाना तो अलग होता है। ये कहकर परमजीत सारा दिन किचन में खाना बनाते हुए लगी रही। मम्मी जी, आपकी बहन और जीजा जी आ रहे हैं, तो आप जाइए, तैयार हो जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी।
ठीक है। ये कहकर परमजीत तैयार होने के लिए चली जाती है। अरे जरा देखें तो जरा मम्मी जी खाने में क्या बनाई हैं। अरे इतना फीका खाना क्यों बनाई है मम्मी जी। अरे ये तो किसी को पसंद भी नहीं आएगा। भला इतना बेसुआद खाना किसी को पसंद आ सकता है क्या। अरे टीना कुछ कर। अरे एक काम करती हूँ, इसमें बिहारी स्टाइल का तड़का लगा देती हूँ और सासू माँ को कौन सा पता चल जाएगा। और फिर टीना उस खाने में अपने तरीके से तड़का लगाती है, लेकिन परमजीत को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। टीना बहू, मेरी बहन और जीजाजी आ गए हैं, आकर इनसे मिलो। टीना बहू जा जाकर खाना लगा दे, इन्हें भी भूख लगी होगी। जी मम्मी जी, अभी लगाते हैं खाना। अब परमजीत की बहन और जीजा खाना खाने आते हैं। खाना खाकर दोनों अजीब तरह का रिएक्शन देते हैं। अरे बहन, ये कैसा खाना है? ये खाना किसने बनाया? हाँ, बताना जरा, ये बनाया किसने है? ये सुनकर परमजीत डर जाती है कि कहीं खाने में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई। क्या हुआ बहन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अरे बहन, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस पंजाबी खाने में जो बिहारी तड़का लगा है ना, आय हाय मजा आ गया। क्या? बिहारी खाने का तड़का? ये भला कैसे हो सकता है? ये तो मैंने बनाया है। ये सोचकर वो किचन में जाती है। टीना, क्या तुमने खाने में कुछ मिलाया है? तुमने मेरे बनाए हुए खाने को बदला है, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, वो खाना हम चक्कर देखे तो बड़ा बेस्वाद लगा हमें, तो ही खातिर हमने उनमें अपने मसाला का तड़का लगा दिया। मैंने तुझे बहुत बार कहा है टीना, तू अपना बिहारी स्टाइल छोड़ दे। तेरा ये सब नाटक ना बहुत हो गया। अरे मम्मी जी, आप जाइए, मेहमानों के पास बैठिए, वो सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये सब बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। गुस्से में बिलबिलाती हुई परमजीत वहाँ से अपने बहन और जीजा के पास आती है। परमजीत, सच में खाना बहुत अच्छा बना है। तेरी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। ये खाना खाकर तो मुझे मजा आ गया। पहले वाला खाना खाकर हम बोर हो चुके थे, ये खाना खाकर हमें कुछ अच्छा लगा। बहन क्या ही बताऊं, मुझे तो टीना के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन वो है कि अपनी जिद पर अड़ी पड़ी है। सच कहूँ बहन, तुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। तू इसे ताने देना बंद कर दे, ये तेरी कभी नाक नहीं कटवाएगी। हाँ, तुम्हारी बहू खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है। अब मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बहू को ऑफर दे देता हूँ, मैं उसे अपने 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब देता हूँ। क्या बात करते हो जीजाजी, क्या ये नौकरी उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी, और वो भी बिहारी खाना बनाने पर? अरे हाँ, अरे जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ यही खाना बिकता है और कई लोग आते हैं ये खाना डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आपकी बहू चाहिए। परमजीत ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वो तो हमेशा ही टीना को उसके खाने के लिए डांटती रहती है। परमजीत के बहन और जीजा के जाने के बाद घर में इसी बारे में बात होती है। परमजीत राहुल को ये सारी बात बताती है, जिससे वो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी माँ को टीना के हुनर की कद्र हुई और इस बात को वो समझ रही है कि हर किसी की अपनी संस्कृति होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो टीना को ये जॉब करनी चाहिए। अरे हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे कि बिहारी खाना हमको इतना आगे बढ़ाएगा। आज हमको इतना बड़ा मौका मिला है, आज तो हम बहुत ही खुश हैं। टीना को 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी मिल जाती है। उसके हाथ का खाना खाकर गेस्ट भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से फिर कभी भी दोनों सास बहू के बीच में उनके अलग अलग कल्चर को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।